आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से चलाई जा रही इस ई शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ 2 रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले पाठों में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार के स्वतंत्रता और समानता संबंधी शक्तिशाली विचारों ने फ्रांसीसी समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इससे पहले का जो फ्रांसीसी समाज था उसमें समाज मोटे रूप से एस्टेट्स और श्रेणियों में बंटा हुआ था। समाज की जो भी आर्थिक और सामाजिक सत्ता थी उस पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। और क्रांति के बाद इस संरचना में परिवर्तन भी दिखाई देने लग गया और इस क्रांति के कारण यूरोप और एशिया के बहुत सारे हिस्सों में भी इन व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो इस बारे में भी चर्चा शुरू हो गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेराजियो ने इस क्रांति के उल्लेख के बारे में लिखा है, लेकिन यूरोप के लोग इस क्रांति में आमूल समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं चल रही थी। इसलिए इसमें 3 प्रकार के वर्ग थे। एक उदारवादी थे जो बिल्कुल ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, धीरे धीरे हो, एक ऐसी सरकार हो जो निर्वाचित होकर के आए और आगे बढ़ती रहे। रेडिकल वाले थे, वो ये मानते थे कि बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो जाना चाहिए था। लेकिन जो रूढ़िवादी थे वे तो कहते थे परिवर्तन बिल्कुल रूप से हो ही नहीं। लेकिन जब क्रांतिकारियों का और आंदोलनों का उनके ऊपर इतना दबाव आया तब जाकर के कहा कि थोड़ा सा परिवर्तन इस बारे में हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो अलग अलग ये विचारधाराएं थी उनका क्या क्या विचार था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी आते हैं। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों की था। उदारवादी ऐसा मानते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, सबको अपनी अपनी जगह मिले। और शायद वो यही जानते थे कि यूरोप, उस समय का जो यूरोप था वहाँ के देशों में किसी एक धर्म को ही महत्व ज़्यादा दिया जाता था। इसलिए उन्होंने ऐसा माना कि सभी धर्मों को महत्व दिया जाए। जैसे ब्रिटेन की सरकार है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी वंश आधारित जो शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता थी इसका भी विरोध करते थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो ये मानते थे कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उनको छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार ही शासन कार्य चलाएं। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी ऐसा मताधिकार जिसमें सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो, ये व्यक्ति उनके पक्ष में नहीं थे। ये तो कहते केवल एक कुछ संपत्तिधारी लोगों को ही मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके विपरीत जो रेडिकलवादी थे वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार हो। इनके साथ में ये भी मानते थे कि इसमें महिला जो मताधिकार है उनको आंदोलन की भी समर्थन थे कि महिलाओं को भी इस आंदोलन में मताधिकार के लिए करना चाहिए। यानी महिला मताधिकार आंदोलन मतलब क्या, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसको मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। उदारवादियों के विपरीत ये जो रेडिकल वाले लोग थे ये बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का जो संकेंद्रण हो जाता है इसका ये विरोध जरूर करते थे। तीसरा जो रूढ़िवादी तबका था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लग गए। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे ये भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वो चाहते थे कि अतीत का भी सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जाए
बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अगला बिंदु आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो इस प्रकार का ये जो राजनीतिक रुझान है एक नए युग का द्योतक था। इसमें सामाजिक और आर्थिक बदलावों का संकेत था। इस समय में नए शहर बस रहे थे, शहरों के आसपास औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे, रेलवे का भी विस्तार हो रहा था और औद्योगिक क्रांति भी संपन्न हो गई थी। तो इस औद्योगिकरण ने औरत, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला करके छोड़ दिया। काम के घंटे यानी जो पालियाँ होती थी वो बहुत लंबी होती थी और मजदूरी भी कम होती थी। इसलिए बेरोजगारी उस समय में एक सामान्य समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बस रहे थे और फैलते हुए जा रहे थे, इसलिए लोगों के सामने रहने और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ने इस समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे और लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी जिन उद्योगों पर किसी व्यक्ति विशेष का ही अधिकार था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। उन्हें व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा भी की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो ये जो व्यवस्था है इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा लिया जा सकता है। ऐसे लोग जन्मजात मिलने वाले जो विशेषाधिकार थे उनके खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी हो, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। और इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति बहुत सारे कामकाजी, जिनमें स्त्री, पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। उनको विश्वास था कि इस प्रकार का आंदोलन होगा तो कुछ न कुछ स्वतंत्रताएं और अधिकार हमें मिलेंगे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ एक ऐसी योजना रची जिसमें भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब आता है यूरोप में समाजवाद का आना। तो समाज के पुनर्गठन की संभव सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा ही समाजवाद थी। वो ये चाहते थे कि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो, अर्थात ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो यही चाहते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की जो व्यवस्था है वही सभी समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे? उनके पीछे उनका यही तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यही है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में कभी विचार नहीं करता है, नहीं सोचता है कि उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, उनके बारे में ये कभी विचार ही नहीं करता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय यदि पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस प्रकार का बदलाव चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि भी थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक
उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए देखते हैं तो फ्रांस में लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में नए तरीके से तर्क पेश किए। मार्क्स का तो विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है उनको फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य को इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने भी शुरू कर दिए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको SPD के नाम से भी जाना जाता है, इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक तो ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं पर भी इतने प्रयासों के बावजूद भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। हाँ, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा रहा। आइए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में रेडिकलों के क्या विचार थे। दूसरा है, मताधिकार आंदोलन से क्या आशय है। तीसरा है, समाजवादी विचारधारा के बारे में कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। धन्यवाद।